नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास लेकर प्रस्तुत हैं। आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि है कुछ इस प्रकार से है कि रीतिकाल के ठीक बाद ही आधुनिक काल का समय आता है और रीतिकाल समाप्त होते होते जैसे 1850 तक कुछ विद्वानों ने आधुनिक काल का प्रारंभ, कुछ ने 1857 माना है, लेकिन मूल रूप से हम अगर समझने जाएं तो 1850 ही इस काल का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ से 1850 से ही माना जाता है। सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से थी कि इस समय अंग्रेजों का भारत में शासन था जो अंतिम चरण में था। विद्रोह था, स्वतंत्रता के आंदोलन चल रही थी, सामाजिक स्थिति का प्रभाव था और काव्य दरबारी काव्य था और वो देश प्रेम से भर गया। अब श्रृंगार जो रस जो रीतिकाल की प्रधानता थी और वीर रस की कविताएं रची जाने लगी थी, फिर जिसमें देश प्रेम की प्राथमिकता दी गई थी और 1857 में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का आरंभ हुआ और जिसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य पे भी पड़ा। इसलिए 1857 क्या है, विशेष रूप से क्या है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। जब हम नामकरण और प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो नामकरण की दृष्टि से हम देखते हैं कि यह काल जो है, इस काल में हमें देखने को मिलता है कि काल विभाजन का समय था, वो आधुनिक काल, और उसी चल रहा था और काल विभाजन नहीं हुआ। 1900 से आज तक के जो काल है उसको आधुनिक काल कहा गया। अब इसकी प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि आधुनिक काल के काल में होने वाली बहुत सी विशेष प्रवृत्तियां हैं कि पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ, क्योंकि पद्य तो पहले ही लिखा जा चुका था, लेकिन इसमें पद्य के साथ गद्य का विकास माना गया। आधुनिक काल में काव्य के अतिरिक्त गद्य में भी रचनाएं रची जाने लगी, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। यार इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एकांकी अंधेर नगरी चौपट राजा विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, जिसमें अंग्रेजी शासन को चौपट राजा के रूप में मूर्खता का प्रतीक बनाया गया था। और दूसरा प्रमुख जो विशेषता और प्रवृत्ति थी वो खड़ी बोली का अधिक से अधिक प्रयोग, क्योंकि इससे पहले जो बोलियां थीं वो थी अवधी और ब्रज थी। अब इस समय आधुनिक काल में आते आते क्या है, ये खड़ी बोली का रूप लेने लगी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने आदिकाल में किया था, किंतु आधुनिक काल की लगभग संपूर्ण रचनाएं खड़ी बोली में रची गई। माने अमीर खुसरो से शुरुआत हुई थी, लेकिन आधुनिक काल में सभी क्या है, खड़ी बोली को अपनाने लगे और कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का प्रयोग करने लगे। तीसरी प्रवृत्ति थी कि राष्ट्रीय भावना का विकास। अब राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इस काल में प्रारंभिक रचनाएं राष्ट्र प्रेम से भरी हुई थी और भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग में केवल राष्ट्र प्रेम प्रधान रचनाएं थी कि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विशेष योगदान रहा कि वो राष्ट्र प्रेम की कविताओं को विशेष रूप से क्या और संबंधित सभी रचनाएं लिखते थे। अब मानवतावादी भावना का विकास चौथी प्रवृत्ति बन के हुई कि इस युग में देश प्रेम के साथ साथ मनुष्य के साथ प्रेम जो के साथ वो समन्वयवादी विचारधारा लेकर विशेष बल दिया गया और इस काल के कवियों ने मनुष्य का कर्म धर्म विशेष रूप से बताने का प्रयास किया। मानवतावादी विचारधारा से सभी वर्णों को एकता के सूत्र में बांधने का उपदेश दिया गया और मनुष्य में ईश्वर और का है यह संदेश भी दिया जाने लगा, जो कि मानवतावादी भावना का विकास माना जाता है। और पांचवी जो प्रवृत्ति थी, प्रकृति का नवीन रूप में चित्रण। द्विवेदी युग का तक श्रृंगार रस या नारी का श्रृंगार परक वर्णन नहीं किया जाता था, किंतु छायावाद तक आते आते कविता जो है प्रकृति प्रधान बन गई और प्रकृति का नारी रूप में चित्रण होने के अतिरिक्त प्रकृति के सौम्य, मनोरम, क्रुद्ध, भयानक हर रूप का चित्रण यहाँ होने लगा। यानी प्रकृति का नवीन रूप में चित्रण यहाँ छायावाद में आकर होने लगा था। इस तरह से इसकी ये पांचवी प्रवृत्ति बनी। और अगला है
विविध वादों का विकास हुआ, यानी कि कई वाद यहाँ आए। आधुनिक काल में कविता के विषय निरंतर बदलते चले गए, नवीन प्रयोग होने के कारण फलस्वरूप आधुनिक काल विविध प्रकार के काव्य रूप इसमें सधने लगे, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि नई नई धारा क्या है आने लगी थी। अब उसका विविध गद्य विधाओं का भी विकास हुआ था कि आधुनिक काल में गद्य का समुचित विकास हुआ था। गद्य केवल कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक तक सीमित नहीं थी, बल्कि संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज और यात्रा वृत्त, जीवनी, आत्मकथा के रूप में भी विकसित होती चली गई। तो इस युग की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से हैं। हिंदी नवजागरण काल, उसका क्या है, नवजागरण काल आया। अब विभिन्न धाराओं से निकलकर मानक हिंदी या खड़ी बोली को इस काल में पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई और इसे हिंदी का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि आदिकाल में अमीर खुसरो ने हिंदी का प्रयोग किया अवश्य किया, किंतु हर काल की प्रधान भाषाएं अवधी, अपभ्रंश, पाली या ब्रजभाषा रही हैं और आधुनिक काल में खड़ी बोली के रूप में हिंदी पूर्णतः स्थापित हो गई थी और इस तरह से इसे नवजागरण काल कहा जाने लगा। अब नवजागरण काल की जो प्रवृत्तियाँ थी वो आदिकाल के प्रारंभ के समय को नवजागरण काल कहा जाता था। आदिकाल के प्रारंभ के समय को ही क्या कहा जाता था, नवजागरण काल कहा जाता, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त कवियों ने अपने काव्य में साधारण लोगों को अंग्रेजी शासक के विरुद्ध जागरूक करने का प्रयास किया था, यानी जागरण किया था। और नवजागरण काल का समय बहुत सूक्ष्म रहा था, क्योंकि नवजागरण के साथ ही भारतेंदु काल का उदय हुआ और नवजागरण काल की मूल विशेषताएं कुछ इस प्रकार से थी। मानवतावादी दृष्टिकोण था पहला, क्योंकि इस समय भारत को सबसे अधिक आवश्यकता सहानुभूति और मार्गदर्शन की थी और अंग्रेजी का है शासन से त्रस्त भारत में परस्पर क्या है द्वेष भाव चल रही थी, इसलिए एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया था। दूसरा था ब्रह्म समाज की स्थापना। अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए एक नए भारत ने जन्म लिया था। वैदिक श्लोकों, वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विवेकानंद का विशेष योगदान रहा और जिन्होंने अमेरिका तक जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। तीसरा था अरविंद का प्रभाव। बंगाल के प्रमुख विचारक जो श्री अरविंद घोष का भी भारतीय क्या है पुनर्जागरण में विशेष रूप से योगदान रहा। अरविंद घोष ने योग साधना का मार्ग दिखाते हुए हिंदू धर्म के प्रचार पर बल दिया। उनकी विचारधारा मानवता और अध्यात्म का मिला जुला मिश्रित रूप था। तो इस तरह से नवजागरण की ये जो है 3 प्रवृत्तियां हमारे सामने आई। कौन कौन सी? पहली थी मानवतावादी दृष्टिकोण, दूसरी थी ब्रह्म समाज की स्थापना और तीसरा अरविंद का प्रभाव। और इससे क्या है नवजागरण काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक काल 1900 में शुरू हुआ, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के नाम से इसको बताया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। इसको याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही आधुनिक काल का प्रारंभ क्या है माना जाता है और रामचंद्र शुक्ल के 1900 से आज तक का समय क्या है उन्होंने आधुनिक काल को माना है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से आधुनिक काल का आरंभ माना गया और इसे 1925 से माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना काल है वहाँ से माना जाता है। अब आधुनिक काल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, मुख्य रूप से राजनीतिक परिस्थितियाँ ये थी कि 1757 के बाद अंग्रेजों के भारत आने के बाद रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में आने के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासकों के भेदभावपूर्ण अत्याचारों से उसके जनता में असंतोष की भावना फैल रही थी। धीरे धीरे ये विरोध एक राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से वो पार्टी बन गई। अब राजनीतिक पार्टी बनने के बाद 1905 से भारत में युवा वर्ग में एक नारा प्रमुख हो गया कि स्वराज हमारा क्या है जन्मसिद्ध अधिकार है ना। यह नारा दिया गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा
और इस नारे के साथ भारत में भिन्न भिन्न स्थानों में विद्रोह के स्वर उठे और महात्मा गांधी के कारण भारत में सामाजिक रूप से क्या हुआ, परिवर्तन होने लगे। जैसे अहिंसा, सत्याग्रह, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जो भावना थी वो, और हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो होने लगी, और छुआछूत की भावना क्या है, हटने लगी, उसमें भेद नहीं होने लगा। ठीक है, उसको हटाने का प्रयास किया गया। अब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक इतिहास कुछ इस प्रकार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश से अंग्रेजी शासन का विरोध भारत में प्रारंभ हुआ और कंपनी का राज्य अत्याचार से भरा हुआ था। इसलिए कंपनी शासन में भारतीय नागरिकों को क्या हुआ, भारतीय नागरिकों को इस समय क्या हुआ कि समान योग्यता होने पर भी निम्न माना जाता था। गोरे काले का भेदभाव था, भांति भांति के अत्याचार थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वर उठने लगे। हथियारों पर गाय का मांस लगाकर भारतीयों की धार्मिकता को जो आघात किया जाता था, और 1857 में झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता जो प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही अभियान समाप्त हो गया, जिसमें भारतीय नागरिकों को अंग्रेजियों का दास बनने का विरोध किया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कारण यह था कि लॉर्ड डलहौजी ने बहुत अत्याचार किया था, जिससे भारत में असंतोष फैला था, और महारानी विक्टोरिया के राज्य में संतोष था, पर रानी की असमय मृत्यु हो जाने के कारण फिर राजनीतिक हलचल मच गई। अब राजनीतिक चेतना का दूसरा समय जो था वो प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में, दूसरा प्रारंभ हुआ था 1905 में, और यह समय स्वतंत्रता सेनानियों के 2 दल बन गए थे। एक नरम दल था, दूसरा गरम दल था। नरम दल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के साथ क्या है, यह विरोध प्रदर्शन हुआ था, और गरम दल में वो व्यक्ति जो अंग्रेजी शासकों पर आक्रमण करके उसका विरोध करते थे। और इस समय के कवियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में देशभक्ति के काव्य रचकर अपना योगदान दिया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो रचित एकांकी थी अंधेर नगरी चौपड़ राजा, वो विशेष रूप से क्या हुआ था कि उसका क्या है, आरंभ योगदान माना जाता है। और जब हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग और क्या है लेखन प्रारंभ किया गया था, एकांत लेखन, और भारतेंदु ने वह समय था जब हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग एकांत प्रारंभ हुआ। भारतेंदु ने प्रतीकात्मक रूप से जो था वह चौपट राजा के रूप में अंग्रेजी शासन का न्याय रहित राजा के रूप में चित्रण किया, और ऐसे राजा के राज्य में प्रजा का जो दुर्दशा थी उसका उन्होंने चित्रण किया मार्मिक। अब 1916 में अंग्रेजी शासन में मॉर्ले मिंटो सुधार प्रारंभ हुआ। अब मॉर्ले मिंटो 1916 में कानून आया, पास हुआ, और जिसका विरोध भारतीय जनता पर बहुत बुरा पड़ा, और इस कानून से मुस्लिम हिंदू एकता खंडित हो गई। और इस बीच यूरोप में भी प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने यूरोपीय देशों की मदद की, और लेकिन भारत के नागरिकों में जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं किए गए, जिसके विपरीत रॉलेट एक्ट लगा करके भारतीय जनता की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई थी। अब हिंदी साहित्य पर आधुनिक काल का प्रथम चरण था कि राजनीतिक चेतना का युग था, और दूसरा द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। और राजनीतिक चेतना का तीसरा काल महायुद्ध की समाप्ति के बाद प्रारंभ हुआ, जिसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना गया। और इस आंदोलन में भारत में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया, और इस आंदोलन में लोकमान्य गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान हम मानते हैं कि तिलक की मृत्यु के बाद देश का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आ गया, और महात्मा गांधी के आंदोलन के 2 प्रमुख सूत्र थे, असहयोग और ग्राम उद्धार। ये 2 चीज़ें क्या है सामने आ गई, जिससे कि विदेशी राष्ट्र प्रेम के स्वर बढ़ने लगे, और इसी आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम को फिर एक करने का प्रयास किया, और इसके अतिरिक्त अछूत उद्धार, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा पर बल तथा अंधविश्वास का विरोध जैसे प्रमुख क्या है उद्देश्य इनके रहे थे उस समय।
अब हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का द्वितीय चरण जो है, इस समय में सामाजिक अशांति दूर करने के लिए कवियों ने जीवन मूल्यों का व्यापक वर्णन किया। मानव मूल्यों के अंतरित मानवीय संवेदनाओं, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय दिशा का भी चित्रण किया। और इसी समय विशेष रूप से बांग्ला साहित्य का, जैसे आशापूर्णा देवी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का उल्लेखनीय योगदान क्या है, हमारे इस आधुनिक काल पे पड़ा था। अब हिंदी का जो तृतीय चरण था वो उत्थान काल था उस समय, और हिंदी साहित्य का तृतीय चरण उत्थान काल के रूप में 1916 से 1936 तक माना गया। यह केवल हिंदी का न होकर भारत के सभी भाषाओं का उत्थान काल था क्योंकि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, आशापूर्णा देवी, शरद चंद्र जैसे साहित्यकार ने अछूत उद्धार, विधवा के नारकीय जीवन और प्राचीन रूढ़ियों का विरोध किया, और बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों पर भी साहित्यिक सृजन कर समाज को जगाने का प्रयास किया गया था। तो इस तरह से क्या है, हमारे हिंदी साहित्य के तृतीय चरण उत्थान काल के नाम से जाना गया था। अब आइए देखते हैं कि हम भारतेंदु युग की तरफ बढ़ते हैं कि भारतेंदु युग जो है उसका प्रारंभ कैसे हुआ, और कवियों का जो योगदान था, क्या विकास हुआ, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। भारतेंदु युग जो था आधुनिक काल में नव जागरण के पश्चात आने वाला समय था, जिसके प्रसिद्ध क्या है साहित्यकार भारतेंदु स्वयं थे, हरिश्चंद्र, जिसके नाम से भारतेंदु युग के रूप में जाना गया। अब भारतेंदु युग में क्रांतिकारी परिवर्तन है, देश प्रेम, धार्मिक समन्वय के साथ तत्कालीन शासन पर व्यंग्यात्मक रचनाएं रची जाने लगी, जिसमें भारतेंदु की अंधेर नगरी, चौपट राजा उल्लेखनीय कृति थी। इससे एकांकी का प्रारंभ माना जाता। चौपट राजा ब्रिटिश सरकार का प्रतीक था और उनकी शासन व्यवस्था अंधेर नगरी थी। इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला क्या था, गद्य पद्य का एक साथ विकास हुआ। इस युग में पद्य के साथ साथ गद्य की अनेक विधाओं का, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और गद्य में हास्य व्यंग के विशेष रूप से प्रयोग किए गए, और जैसे अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा, ये इसके प्रमुख क्या है रूप से इसका प्रयोग किया गया। और गद्य की रचनाओं के कारण कुछ विद्वानों ने इसे गद्य काल भी नाम दिया गया। अब खड़ी बोली दूसरी जो विशेषता थी वो क्या थी, खड़ी बोली का यहाँ विकास हुआ, पूर्ण रूप से विकास हुआ। जो खड़ी बोली अमीर खुसरो के बाद से प्रयोग में नहीं लाई गई थी, वह खड़ी बोली फिर से क्या है भारतेंदु युग की प्रधान भाषा बन गई, और स्वयं भारतेंदु ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, किंतु प्रधान भाषा के रूप में खड़ी बोली का किया, जो आगे चलकर मानक हिंदी कहलाई, है ना, ये खड़ी बोली। और इस समय की खड़ी बोली में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्द में प्रयोग भी किए गए। तीसरी विशेषता जो थी वो थी राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ भारतेंदु युग में, जो कि तीसरी विशेषता थी। यहाँ भारतेंदु युग में अंग्रेजी शासन से त्रस्त भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई, और उस समय में राष्ट्रीय साहित्य में भी विशेष उसका योगदान रहा, और भारत अतीत के गौरव का गान, भारतीय किसान, निम्न वर्ग के व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त कर। चौथी क्या है विशेषता थी कि विभिन्न विधाओं का प्रारंभ हुआ, जैसे प्रबंध, मुक्तक, काव्य विधाओं रचने लगी, जैसे ग्राम्य साहित्य के कजरी, ठुमरी, लावनी इत्यादि की रचना की जाने लगी, और इन सभी भाषा को सरल, सहज और अलंकार रहित होती थी, जो जन सामान्य के मन तक सीधे पहुंच जाती थी। इसे जनवादी विचारधारा भी कहा गया, एक तरह से जनवादी, और भारतेंदु युग में ही लोक साहित्य को मुख्य साहित्य में सम्मिलित किया गया था। पांचवी विशेषता थी श्रृंगार रस का नया स्वरूप, यानी श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल में श्रृंगार रस भाषा के से ओतप्रोत रहता था, नारी का केवल भोग्या के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन भारतेंदु युग में जो साहित्य रचा गया था उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग तो किया गया, पर रीतिकाल से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि भारतेंदु युग में वासनाजन्य अश्लीलता का लोप हो गया, खत्म हो गया था, लोप होना यानी खत्म हो गया था, और श्रृंगार परक काव्य में भावनाओं और सौंदर्य अनुभूति की प्रधानता होने लगी। कहा जाता है कि भारतेंदु काल में नारी का वर्णन भोग्या के रूप में न करके सम्माननीय हो गया, यानी उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा, है ना। और छठा क्या है, सिक्स्थ जो है वो है प्रकृति प्रेम का चित्रण किया जाने लगा, प्रकृति प्रेम यहाँ आ गई थी।
और इस काल में प्रकृति का सुंदर रूप में चित्रण किया जाने लगा। अभी तक काव्य में प्रकृति गौण रूप में विद्यमान थी, लेकिन अब प्रकृति को प्रमुख रूप से क्या है, चित्रित किया जाने लगा। विभिन्न वादों का चलन आया इसमें। भारतीय हिंदू युग में विभिन्न वाद आए, यानी बहुत सारे वाद आए, साहित्य में मिले, और जो माना जा सकता कि रहस्यवाद और स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ इस युग में हो चुका था, पर प्रधान रूप से ये छायावाद में ये विकसित हुआ, है ना, वाद यहाँ से वो विकसित हुआ। यहाँ तक आज है। अगली क्लास में हम भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि और उनके काव्यों का चित्रण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड